friends, welcome to my channel CA Update Express. I am CA गौरव चौधरी और आज हम देखेंगे GST न्यू रिटर्न सिस्टम. बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. तो दोस्तों GST न्यू रिटर्न सिस्टम कब से एप्लीकेबल होने वाला है? तो GST न्यू रिटर्न सिस्टम 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाला है. तो हम देखेंगे GST न्यू रिटर्न सिस्टम में कौन कौन से नए फॉर्म्स है जो कि हमें फिलअप करने हैं. यहाँ पर हम देखेंगे GST न्यू रिटर्न सिस्टम में हमें RET1, RET2 एंड RET3 ये फॉर्म्स दिए हैं. लेकिन इन तीनों में से कौन सा रिटर्न हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है वो हम देखेंगे. तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सिस्टम एंड न्यू रिटर्न सिस्टम. फिर उसके बाद होगा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन RET1, RET2 एंड RET3. फिर उसके आगे है बेसिक पैरामीटर्स टू सिलेक्ट अ रिटर्न फॉर्म फॉर अ बिजनेस. फिर उसके आगे होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स इन द न्यू रिटर्न सिस्टम. तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम. देखो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो न्यू सिस्टम अनाउंस किया है उसमें और ओल्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस है आज हमें देखना है. तो ओल्ड सिस्टम में स्मॉल टैक्स पेयर वॉज द टैक्स पेयर हुज टर्नओवर वॉज लेस देन 1.5 करोड़. बट न्यू रिटर्न सिस्टम में स्मॉल टैक्स पेयर विल बी द टैक्स पेयर हुज टर्नओवर विल बी लेस देन 5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर. उसके आगे हम देखेंगे कि ओल्ड रिटर्न सिस्टम में हमें रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइस अपलोड नहीं करते आते थे. लेकिन न्यू रिटर्न सिस्टम में हम रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं. ओल्ड रिटर्न सिस्टम में अगर हमें रिटर्न में कुछ करेक्शन करना होता था तो हम नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में करेक्शन करते थे. लेकिन न्यू रिटर्न सिस्टम में अगर हमें करेक्शन करनी है तो हम अमेंडमेंट रिटर्न फाइल करके करेक्शन कर सकते हैं. अगर हमने ओल्ड रिटर्न सिस्टम में कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया, किसके लिए? कैंसलेशन के लिए अगर अप्लाई किया तो भी हमें रिटर्न फाइल करने पड़ते थे. लेकिन न्यू रिटर्न सिस्टम में अगर हमने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. ओल्ड रिटर्न सिस्टम में हम GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3 भी ये रिटर्न फाइल करते थे. लेकिन न्यू रिटर्न सिस्टम में हमें एक ही रिटर्न में एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 एंड PMT08 ये फाइल करने होंगे. अभी आप आगे देखेंगे प्रीवियस रिटर्न सिस्टम वर्सेस न्यू रिटर्न सिस्टम. तो प्रीवियस रिटर्न सिस्टम में हम GSTR1, 2 एंड 3 फाइल करते थे. तो GSTR1 वाज फॉर आउटवर्ड सप्लाई, GSTR2 वाज फॉर इनवर्ड सप्लाई और GSTR3 टैक्स पेमेंट के लिए था. उनकी ड्यू डेट थी 10, 15 और 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ. फिर न्यू रिटर्न सिस्टम में उसकी जगह पर एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 एंड PMT08 ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं. एनेक्शर 1 है आउटवर्ड सप्लाई के लिए एंड RCM सप्लाई के लिए, एनेक्शर 2 है इनवर्ड सप्लाई के लिए और इसमें ऑटो पॉपुलेटेड इनवर्ड सप्लाई भी आता है और PMT08 है टैक्स पेमेंट के लिए और टैक्स पेमेंट हमें मंथली बेसिस पे करनी है. उसके आगे देखेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन RET1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम RET1 में हमें एनेक्शर 1 फाइल करना पड़ता है. उसमें आउटवर्ड सप्लाई प्लस RCM होता है. लेकिन एनेक्शर 1 हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. उसके आगे है एनेक्शर 2. एनेक्शर 2 हमें इनवर्ड सप्लाई के लिए फाइल करते हैं. फिर होता है टैक्स पेमेंट. टैक्स पेमेंट हमें मंथली बेसिस पे करनी है और RET1 हम मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं. मंथली कब फाइल करनी है और क्वार्टरली कब फाइल करनी है ये हम आगे देखेंगे. फिर उसके आगे है एनेक्शर 1. RET2 में भी हम एनेक्शर 1 फाइल करते हैं. उसमें आउटवर्ड सप्लाई प्लस RCM फाइल करते हैं. लेकिन उसमें हमें लेस इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. RET1 में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, RET2 में हमें लेस इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. एनेक्शर 2 है इनवर्ड सप्लाई के लिए. फिर उसके बाद हम
RET2 में भी मंथली बेसिस पे ही टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन RET2 हम क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग करते हैं। उसके बाद है RET3। RET3 में एनेक्शर 1 फाइल करनी होती है। एनेक्शर 1 में आउटवर्ड सप्लाई प्लस RCM होता है, लेकिन यहाँ पर मीडियम इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। फिर इसके बाद इसमें है एनेक्शर 2 टैक्स पेमेंट एंड क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। तो हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म कब अप्लीकेबल होता है। हमें RET1 अप्लीकेबल होता है, RET2 या फिर RET3, कौन सा फॉर्म हमें अप्लीकेबल है उसके क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आगे RET1, RET2 एंड RET3 सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पैरामीटर्स दिए गए हैं टू सिलेक्ट द GST रिटर्न फॉर्म। तो यहाँ पर दो पैरामीटर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर इज टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एंड सेकंड पैरामीटर इज टाइप्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। तो इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें RET1, 2 या 3 सिलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, टर्नओवर अबव 5 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़। तो यहाँ पर अगर किसी इंडस्ट्री का टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो उनको RET1 नॉर्मल अप्लीकेबल है और उनको RET1 मंथली बेसिस पे ही फाइल करनी है। लेकिन जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज RET1 मंथली और क्वार्टरली बेसिस, थर्ड ऑप्शन इज RET2 ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज RET3 ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो आपको RET1 ही फाइल करना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको एक तो RET1 मंथली बेसिस पे फाइल करनी है, RET1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी है, या फिर RET2 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी है, या फिर RET3 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म कब अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने एक चार्ट बनाया है, उसमें आप देखेंगे कि आपको कौन सी फॉर्म सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमने दिया है RET1 में 2 पार्ट्स किए हैं, एक मंथली एंड एक क्वार्टरली। फिर RET2 में एक पार्ट है क्वार्टरली, RET3 में क्वार्टरली। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया इज टर्नओवर। फॉर एनी टर्नओवर, अगर आपको RET1 फाइल करना है फॉर एनी टर्नओवर ऑन मंथली बेसिस तो आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, आपका टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है तो आप RET1 क्वार्टरली बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप RET2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये, और RET3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कौन सी रिटर्न सिलेक्ट करनी है। तो आगे देखो, अगर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, RET1 में हम ऑल टाइप्स ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखा सकते हैं, जैसे नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, फिर एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST टैक्सेबल सप्लाई, फिर सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स, ये सब हम RET1 में दिखा सकते हैं। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट, SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सप्लाई भी दिखा सकते हैं। लेकिन RET2 में देखो, यहाँ पर हम सिर्फ B2C ये सप्लाई होगा तो ही हम RET2 में दिखा सकते हैं और RET3 में हम B2B प्लस B2C ये सप्लाई दिखा सकते हैं। मतलब हम RET2 में एक्सपोर्ट सप्लाई, SEZ सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट ये सप्लाई नहीं दिखा सकते। उसके आगे देखो, फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई हम RET2 में दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे RET2 में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और RET3 में भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन RET3 में एग्जाम सप्लाई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर थ्रू ई कॉमर्स अगर सप्लाई है तो हम सिर्फ RET1 में दिखा सकते हैं, लेकिन RET2 में थ्रू ई कॉमर्स सप्लाई हम दिखा नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि RET2 एंड RET3 बहुत रेस्ट्रिक्टेड रिटर्न है। यहाँ पर अगर
B2C सप्लाई है तो ही हम RET2 यूज कर सकते हैं, और B2B प्लस B2C सप्लाई है तो ही हम RET3 यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे इनवर्ट सप्लाई, तो हम RET1 में ऑल टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई दिखा सकते हैं। RET1 में हम ऑल टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इंपोर्ट ये सप्लाई अगर दिखाना है तो हम वो RET2 और RET3 में नहीं दिखा सकते। इंपोर्ट को छोड़ के ऑल टाइप ऑफ सप्लाई हम RET2 में या फिर 3 में दिखा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अगर इनवर्ट सप्लाई RCM है तो हम RET1 में, RET2 में और RET3 सब में दिखा सकते हैं। उसके आगे देखेंगे ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हुआ है, मतलब अगर आपके सप्लायर ने उसके रिटर्न में अगर टैक्स क्रेडिट दिखाया है तो हम ये RET1 में, RET2 में और RET3 में दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर हमें प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखानी है, अगर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखानी है तो वो हम सिर्फ RET1 में ही दिखा सकते हैं। हम प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट RET2 या फिर RET3 में नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे कि RET2 और RET3 ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिखाएंगे। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है वो हम RET2 और RET3 में नहीं दिखा सकते। तो आप समझ सकते हैं कि जनरली हमें RET1 ही यूज करनी होगी, RET2 और RET3 हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके आगे देखेंगे, लेकिन टैक्स पेमेंट तो हमें हर रिटर्न में मंथली बेसिस पे ही करनी है। RET1 में हमें मंथली बेसिस पे करनी है, RET2 और RET3 में भी हमें मंथली बेसिस पे ही टैक्स पेमेंट करनी है। उसके आगे हम देखेंगे, अगर दोस्तों आपको RET1 से RET2 में जाना है या फिर RET2 से आपको RET3 में जाना है तो आप किस प्रकार जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको RET1 से मंथली RET1 क्वार्टरली में जाना है तो आप वंस इन अ ईयर जा सकते हो, या फिर आपको RET1 क्वार्टरली से RET1 मंथली में जाना है तो आप वंस इन अ ईयर जा सकते हो। आगे आप देखेंगे, अगर आपको RET1 क्वार्टरली से RET3 सुगम में जाना है तो आप वंस इन अ ईयर जा सकते हो। आगे अगर RET1 क्वार्टरली से आपको RET2 सहज में जाना है तो आप वंस इन अ ईयर जा सकते हो। अगर RET3 से आपको RET2 सहज में जाना है तो आप वंस इन अ ईयर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर RET3 सुगम से आपको RET1 में जाना है तो आप मल्टीपल टाइम में जा सकते हो, और अगर RET2 से आपको RET3 में जाना है तो आप मल्टीपल टाइम में जा सकते हो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा, RET1 इज अ बिगर रिटर्न, RET2 इज अ स्मॉलर रिटर्न एंड RET3 इज अ मीडियम रिटर्न। तो हमें अगर स्मॉल से बिग में जाना है तो हम मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बिग से स्मॉल में जाना चाहते हैं तो हम वंस इन अ ईयर जा सकते हैं। और अगर हमको ये चेंज कब करनी है तो उसका मैंने यहाँ पर पीरियड दिया है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न, फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो रिस्पेक्टिवली हम चेंजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।